हलाकू रहा है, न हिटलर रहा, मुसोलिनी का ना वो लश्कर रहा, नहीं जब रहा रूस का जार बाकी, तो कैसे रहेगा साला जार बाकी। 1965 में एक फिल्म आई थी, जोहर महमूद इन गोवा। हिटलर और मुसोलिनी को तो आप जानते होंगे। जार था रसिया का डिक्टेटर और हलाकू था गेंगिस खान का एक खूंखार जनरल। साला जार था पुर्तगाल का डिक्टेटर, यूरोप के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाला डिक्टेटर। और साला जार भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज था, बट कैसे, वो मैं कहानी में आपको आगे बताऊंगा। 1947 में भारत को आजादी मिली ब्रिटेन से, बट भारत के गोवा पर पुर्तगाल 450 सालों से रूल करता आ रहा था। भारत के आजाद होने के 14 साल बाद गोवा भारत का हिस्सा बना, बट कैसे। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। चलो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी को आज की वीडियो में। But was met with the brute force of the then Portuguese government under the dictator Antonio Salazar. कब्जा जमाए रखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बार बार आग्रह के बावजूद पुर्तगाल देखो, अगर आपको लगता है कि वास्को डी गामा के आने के बाद ही यूरोप के साथ व्यापार होने लगा था, तो आप गलत हैं। व्यापार तो पहले भी होता था टर्की देश के रास्ते। उस टाइम इस्तांबुल एक बहुत बड़ा व्यापारिक शहर था, बट 1299 में राइज होता है ओटोमन एम्पायर का और 1481 में ओटोमन एम्पायर अपने पीक पर था। आफ्टर दैट यूरोप के कनेक्शन काट दिए एशिया से। इसके बाद यूरोप के व्यापार में काफी लॉस होने लगा। 1495 पुर्तगाल का राजा मैनुअल फर्स्ट कुछ व्यापारियों को बोलता है कि जाओ एक नए सी रूट को सर्च करो इंडिया जाने के लिए, और उन व्यापारियों में से ही था वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497 वास्को डी गामा लिस्बन से चलता है 4 जहाजों के साथ। वो अफ्रीका के बिल्कुल पास से चलता है, क्योंकि ज्यादा दूर से जाएगा तो रास्ता भटक जाएगा। उस टाइम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी दुनिया के बारे में। वास्को डी गामा केप होप गुड के रास्ते मोजाम्बिक तक आता है, फिर मेडागास्कर, और यहाँ कहते हैं कि एक गुजराती व्यापारी मिला जिसने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता बताया। 20 मई 1498 केरल के कालीकट में पहुंच गया। उस टाइम कालीकट में एक हिंदू राजा थे, उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उनको जैमोरिन कहते थे। राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यहाँ पर कुछ महीने रुकने के बाद वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल के लिए निकलता है। उसके पास 4 जहाज थे और 170 सेलर, बट जब वो लिस्बन पहुंचा तो 2 जहाज उसके पास थे और 55 सेलर जिंदा बचे थे। देखो, उस टाइम समुद्र की यात्रा इतनी आसान नहीं होती थी। समुद्री तूफान, पायरेट्स और भी बहुत सारी मुश्किलें होती थी ट्रेवल करने में। बट जब वास्को डी गामा ने भारत से लाई हुई चीजें यूरोप में बेची तो जितने रुपए उसकी यात्रा में लगे थे उसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। 1503 कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई गई और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में। 1505 में पुर्तगाल से पहला वायसराय आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाल सरकार ने अल्मीडा को बोला कि आप वहां जाओ और हिंद महासागर और अरब सागर के व्यापार पर अपना कंट्रोल कर लो। पुर्तगाल से पहले हिंद महासागर और अरब सागर का व्यापार मिस्र, टर्की और गुजरात के कंट्रोल में था। 1508 में एक बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ चोल कहते हैं। पहली बैटल तो अल्मीडा हार जाता है, बट 1509 में वो दूसरी बैटल जीत जाता है और यहीं से पुर्तगाल पावर में आता है। 1509 में पुर्तगाल से नया वायसराय एल्फांसो डी आता है। 1510 में एल्फांसो ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया और उस टाइम गोवा बीजापुर एम्पायर का हिस्सा था। एल्फांसो ने सुल्तान को हराकर गोवा अपने कंट्रोल में कर लिया। यहीं से गोवा में पुर्तगाल की कहानी शुरू होती है। अब चलते हैं 270 ईयर्स आगे। 1780 में पहली बार गोवा को फ्रीडम दिलाने की कोशिश की गई। कोंडोलिम के एक गांव में पिंटो नाम करके एक परिवार होता था। इस परिवार के लोग पादरी थे, लेकिन चर्च के उच्च पदों पर पुर्तगाल के लोग होते थे। दैट रीजन पिंटो परिवार ने पुर्तगालियों के अगेंस्ट एक योजना बनाई। मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान के साथ मिलकर पुर्तगाली आर्मी के खाने में जहर मिलाना, जिसके बाद टीपू की सेना गोवा पर अटैक करके गोवा को जीत ले। पिंटो परिवार ने एक बेकर से बोला कि जाओ पुर्तगाली आर्मी के खाने में जहर मिला दो, बट बेकर ने वो बात पुर्तगालियों को बता दी। प्लान के मास्टरमाइंड थे कैटानो विटोरिनो डे फारिया। 47 लोगों को पकड़कर सजा सुनाई गई और उनमें से 15 को पणजी के पोस्ट ऑफिस के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। पूरी घटना को पिंटो कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट 1910 में दोबारा कोशिश की गई गोवा को आजादी दिलाने की, क्योंकि 1910 में पुर्तगाली राजशाही का खात्मा हुआ था। गोवा के लोगों को लगा कि अब उनकी हालत सुधर जाएगी, उनको भी पुर्तगालियों जितने अधिकार मिलेंगे, बट हुआ इसके अपोजिट।
1917 में पुर्तगाल से नया लॉ भारत आया, लोगों पर और ज्यादा पाबंदी लगा दी। 1930 में एक बार फिर एक नया कानून भारत आया और जितने भी पुर्तगाल रूल के अंडर एरिया था, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस या फिर रैली नहीं कर सकता। इस लॉ के बाद ही पुर्तगाल ने गोवा को कॉलोनी का स्टेटस दिया था। 1938 में गोवन कांग्रेस को बनाया जाता है। एक तरफ भारत ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, दूसरी ओर गोवा में 1940 से 1946 के बीच सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिसको लीड कर रहे थे राम मनोहर लोहिया। 18 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया ने पहली बार पुर्तगाल के लॉ को तोड़ दिया। एक पब्लिक मीटिंग करके राम मनोहर लोहिया को महात्मा गांधी समर्थन देते थे। राम मनोहर लोहिया को अरेस्ट करके मंडगांव की जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी ने हरिजन लेख में पुर्तगाल सरकार की आलोचना की। माहौल को गर्म होता देखकर पुर्तगाल सरकार ने राम मनोहर लोहिया को जेल से बाहर निकाल दिया और साथ ही गोवा से भी, और प्रतिबंध लगा दिया कि 5 साल के लिए राम मनोहर लोहिया गोवा में नहीं आ सकता। गोवा के हिंदू और ईसाई एक साथ आए और एक पार्टी बनाई, आजाद गोमांतक दल। विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरि नाइक, दत्तात्रेय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी ने इसको बनाया था। पार्टी के कई नेताओं को पुर्तगाल ने पकड़कर अंगोला देश की जेलों में डाल दिया और उस टाइम अंगोला देश पुर्तगाल के अंडर में था। विश्वनाथ लवांडे और प्रभाकर सिनारी तो भागने में कामयाब हो गए और वापस गोवा में आंदोलन करने लगे। देखो, एक तरफ गोवा में ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी ओर पूरे भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। 1946 में राम मनोहर लोहिया ने बोला था कि मैं गोवा वापस आऊंगा, बट उस टाइम वो गांधी जी के साथ पूरे देश में घूम रहे थे दंगों को रोकने के लिए। 15 अगस्त 1947 भारत को फ्रीडम मिली ब्रिटेन से और गोवा के लोगों ने सोचा कि गोवा भी आजाद हो जाएगा पुर्तगाल से, बट ऐसा नहीं हो पाया। 15 अगस्त के दिन नेहरू ने बोला कि मुझे बड़ा दुख है कि कुछ लोग आजादी में शामिल नहीं हो पाए और वे भारत का एक हिस्सा हैं। 1946 से ही नेहरू गोवा को भारत के खूबसूरत चेहरे पर एक दाग मानते थे। 1947 के बाद भारत सरकार ने कई बार कोशिश की गोवा को आजाद कराने के लिए। 1949 में ही पुर्तगाल ने नेटो को ज्वाइन कर लिया था। नेटो वालों का तो एक सिंपल रूल था, अगर कोई नेटो ग्रुप के एक देश को मारेगा, बट नेटो का एक अलग रूल भी था। सारे देशों से सुरक्षा की गारंटी मिली थी, वो किसी देश की कॉलोनियों को नहीं मिलती थी। बट यहाँ पर पुर्तगाल के डिक्टेटर सालाजार ने गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। अगर भारत मारे तो नेटो उसके साथ खड़ा होगा। 27 फरवरी 1950 को फिर से पुर्तगाल से बात की, बट पुर्तगाल नहीं माना। 1954 में भारत सरकार के कहने पर फ्रांसीसी भी अपनी कॉलोनी छोड़कर चले गए पांडिचेरी से, बट पुर्तगाल का डिक्टेटर सालाजार इस बात के लिए तैयार नहीं था। इसी को लेकर 1955 में भारत ने गोवा पर प्रतिबंध लगा दिए। ना तो गोवा से कुछ इंपोर्ट होगा, ना ही एक्सपोर्ट, और ना कोई भारतीय गोवा जा सकता था। इसी बीच जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव 3000 भारतीय लोगों को साथ लेकर गोवा में घुसने लगा, बट पुर्तगालियों ने लाठीचार्ज किया, गोलियां भी चलाई, बहुत सारे लोग घायल हुए और कुछ लोग मारे भी गए। गोवा का मुद्दा बिल्कुल इंटरनेशनल बन चुका था। 1955 सोवियत यूनियन के लीडर भारत आए, निकोलाई ने बोला कि गोवा भारत का हिस्सा है। इसके अपोजिट अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी फोस्टर डलस ने बोला कि नहीं, गोवा तो पुर्तगाल का हिस्सा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएसए और पुर्तगाल के बीच मीटिंग भी हुई थी गोवा में जनमत संग्रह करवाने के लिए, बट भारत की सरकार को जनमत संग्रह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 1961 में यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने जॉन एफ कैनेडी, जो भारत के लिए कुछ हद तक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। नवंबर के लास्ट में गोवा की पुर्तगाली सरकार ने भारत के कुछ मछुआरों पर गोलियां चला दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। यहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। नेहरू और भारत के रक्षा मंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 16 दिसंबर 1961 में कैनेडी ने नेहरू को एक लेटर लिखा, हम भारत से संयम रखने की अपेक्षा रखते हैं। अमेरिका कोशिश करेगा कि पुर्तगाल दीवार पर लिखे सत्य को स्वीकार कर ले और उस जगह से निकल जाए जहां उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। 17 दिसंबर 1961 में नेहरू ने 30,000 इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जवान भेजकर गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवा दिया। 36 घंटे में ही ऑपरेशन खत्म हो गया, क्योंकि गोवा में पुर्तगाल के पास 3,000 ही सैनिक मौजूद थे और ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन
विजय 19 दिसंबर 1961 गोवा पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल वास्लो डे सिल्वा ने सरेंडर कर दिया। हमले को लेकर पुर्तगाल पहुंच गया यूएन और यूएन में यूएसए, यूके, फ्रांस और टर्की ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। भारत अपनी सेना गोवा से वापस हटा ले, बट सोवियत यूनियन और कई देशों ने भारत का साथ दिया। यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि नेटो ने पुर्तगाल का साथ क्यों नहीं दिया। पहली बात तो नेटो किसी भी डिक्टेटर को पसंद नहीं करता था और सालाजार को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, सालाजार की लोकप्रियता भी कम होने लगी थी। तीसरा, सबसे मेन, उस टाइम यूएसए 1961 में बे ऑफ पिग्स की तैयारी में लगा था। बे ऑफ पिग्स क्यूबा देश के साउथ वेस्ट कोस्ट का हिस्सा है। यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार को खत्म करने के लिए अमेरिका क्यूबा की आर्मी और वहाँ के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था। दैट रीजन यूएसए ने पुर्तगाल पर ज्यादा फोकस नहीं किया। दिसंबर 1962 में पुर्तगाल में क्रिसमस तक नहीं मना था। पुर्तगाल के डिक्टेटर सालाजार ने भारत के पैराशूट रेजिमेंट को कमांड करने वाले ब्रिगेडियर संगत सिंह के ऊपर $10,000 का इनाम रख दिया था, क्योंकि पणजी में लैंड करने वाला पहला वही जवान था। 1974 में पुर्तगाल में डिक्टेटरशिप खत्म होने पर भारत और पुर्तगाल के रिलेशन सुधार में आए थे। 31 दिसंबर 1974 को दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर माना कि दमन दीव, दादरा और नगर हवेली और गोवा भारत का हिस्सा है। 20 दिसंबर 1962 श्री दयानंद भंडारकर पहले मुख्यमंत्री बने। पहले गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की बात भी हुई थी, बट 1967 में जनमत संग्रह करवाया गया। गोवा के लोग महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहते थे और गोवा को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया। 30 मई 1987 गोवा को एक स्टेट बना दिया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ये थी गोवा की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।